अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने जो थंबनेल में पढ़ा बिल्कुल ठीक पढ़ा है। जी हां, एक ऐसा हथियार मौजूद है और बाकायदा तौर पे वो उसका ऐलान किया गया है कि हां ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। गो कि हम इस टेक्नोलॉजी को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया भर में आवाजें उठने लग गई हैं कि अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी अब दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। वो ममालिक जो अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, अमेरिका उनको सबक सिखाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और उसने माजी में ये काम किया है। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे नाज़रीन, मैं आपको लेके जाऊंगा सन 2011 11 मार्च सन 2011। मुल्क है जापान। बज़ाहिर तो यह मुल्क अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है, लेकिन इस मुल्क ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। कैसे, आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन इसके साथ हुआ क्या पहले यह जान लें नाज़रीन। ज़ल्ज़ला आता है जापान में। जापान एक ऐसा मुल्क है जो कि ज़ल्ज़लों के लिहाज से काफ़ी मशहूर है कि वहाँ पे ज़ल्ज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाना शुरू कर दिया, अपनी बिल्डिंग्स को उसने ऐसे बनाना शुरू कर दिया है कि वहाँ पे अब 7.8 स्केल के जो रेक्टर स्केल के जो ज़ल्ज़ले हैं उसके झटके को उसकी बिल्डिंग्स बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन ये ज़ल्ज़ला उससे भी ज़्यादा हैबतनाक था, उससे भी ज़्यादा खौफनाक नौइयत का था कि जिसकी वजह से जापान के 2 एटमी रिएक्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ज़ल्ज़ला तो कुदरती आफत है। नहीं, ऐसा नहीं है नाज़रीन। उस वक्त जापान ने उंगली उठाई थी अमेरिका पे और कहा था इस ज़ल्ज़ले के पीछे एक अमेरिका का हाथ है। जापान जैसा मुल्क, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो 2011 की वो खबरें निकाल के देखिए, जापान का ज़ल्ज़ला 2011 गूगल पर टाइप करके देखिए। जापान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस ज़ल्ज़ले के पीछे अमेरिका है। अब अमेरिका कहीं पे ज़ल्ज़ला कैसे लेकर आ सकता है, आइए आपको बताता हूं नाज़रीन। टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है हार्प। अब ये हार्प टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका मुकफ़्फ़फ़ जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। बज़ाहिर जो हार्प टेक्नोलॉजी है ये एक रिसर्च फैसिलिटी है, एक यूं कह लें कि एक तहकीकाती प्रोग्राम है। इसको नाम तहकीकाती प्रोग्राम का दिया गया है, लेकिन नाज़रीन हार्प दरअसल एक हथियार है। इस हथियार का काम क्या है नाज़रीन? ये हथियार जमीन की सतह से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर दूर एक खास लहर पाई जाती है, उसका नाम है रवानी कुर्रा। उर्दू में से कहते हैं रवानी कुर्रा, या यूं कह लें कि मूविंग ऑर्बिट जिसे कहते हैं आप। तो वो मूविंग ऑर्बिट या रवानी कुर्रा जमीन से 70 किलोमीटर ऊपर है। यहां पे रेडियो एक्टिव वेव्स की इंतहाई पतली सी झिल्ली, पतली सी लहर पाई जाती है। यह हार्प टेक्नोलॉजी उन रेडियो एक्टिव वेव्स को इस्तेमाल करते हुए उन पे खास किस्म के लेजर हमले करती है, उन रेडियो एक्टिव वेव्स पे, और इस्तेमाल करते हुए इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में बारिश बरसाई जा सकती है, बारिश रोकी जा सकती है। उस जमीन की, उस खित्ते की टेक्टोनिक प्लेट्स को छेड़छाड़ करते हुए वहां पे ज़ल्ज़ले जाए जा सकते हैं, समंदर में तुग़यानी पैदा करते हुए सुनामी लाई जा सकती है, सैलाब लाया जा सकता है, और ये उसने 2011 में करके दिखाया। नाज़रीन होता क्या है, बेसिकली इस ऑर्बिट में, जिसको जो 70 किलोमीटर ऊपर है ज़मीन से, इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है। उस सैटेलाइट का नाम है X-37B। बोइंग कंपनी ने यह सैटेलाइट तैयार किया है। X, याद रखिएगा, X-37B यानी X-37B यह सैटेलाइट का नाम है। जब जब इस सैटेलाइट को छोड़ा गया, मदार में छोड़ा गया, तब तक दुनिया के किसी कोने में यूं कह लें कि कुदरती आफत आई। नाज़रीन 7 मार्च 2011 को यह सैटेलाइट छोड़ा जाता है मदार के अंदर, और ठीक उसके 3-4 दिन के बाद यानी 11 मार्च 2011 को जापान में एक हैबतनाक ज़ल्ज़ला आता है। आप सोच रहे होंगे ये इत्तफाक भी हो सकता है। नहीं मेरे दोस्तों, ये इत्तफाक नहीं था। जापान ने ये इल्ज़ाम लगाया। क्यों लगाया? जापान ने ये इल्ज़ाम इस वजह से लगाया था, जापान एग्जैक्टली लीबिया की तरह, लीबिया ने भी, कर्नल कज़ाफ़ी ने भी यही हरकत की थी। जापान कुछ दीगर ममालिक के साथ मिलकर डॉलर, जो कि बेस करेंसी है, डॉलर को यूं कह लें कि फरामोश करके, सबसाइड करके अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रहा था, कि जो कि बेस करेंसी होती है। यानी जिसे कर्नल कज़ाफ़ी ने, लीबिया ने कोशिश की थी कि अफ्रीकी ममालिक जितने भी हैं वो डॉलर में ट्रेड ना करें, हम अपनी करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मुतारिफ करवाते हैं। यही काम, जापान सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है,
तो जापान भी यही चाह रहा था कि डॉलर की जो हेजेमनी है, डॉलर की जो मोनोपोली है, डॉलर की जो बदमाशी है, उसे ख़त्म किया जाए। तो अमेरिका ने उसको सबक सिखाने के लिए वहाँ पे ऐसा ज़लज़ला लेके आया और एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे जापान के 2 एटमी रिएक्टर्स मौजूद थे, उनको उसने तबाह कर दिया। और उसी दौरान ये जो सैटेलाइट है X-37B ये मदार में था। अब पाकिस्तान में ज़लज़ले आए, तो मैंने जब ये हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में सुना, पढ़ा, तो मैंने उस वक्त ये सर्च किया। मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप मौजूद है नाज़रीन, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, लैपटॉप है। उस वक्त मैंने गूगल पे लिखा नाज़रीन कि वेयर इज़ द X-37B नाउ, यानी इस वक्त ये जो सैटेलाइट है X-37B ये इस वक्त कहाँ पर है। तो गूगल कहता है एज ऑफ टुडे X-37B हैज़ बीन इन अर्थ ऑर्बिट फॉर 781 डेज। 780 दिनों के लिए इस सैटेलाइट को इस वक्त मदार में छोड़ दिया गया है, वो वहाँ पे मौजूद है। इस वक्त X-37B जो है वो मदार के चक्कर काट रहा है और 2020 में इसको वहाँ पे छोड़ दिया गया था। ठीक है, 2020 से लेके अब तक जो है वो इस वक्त X-37B वो मदार में है। X-37B आप गूगल पे लिखें, ये किसका सैटेलाइट है? क्या ये नासा का सैटेलाइट है? नहीं, ये सैटेलाइट नासा का नहीं है, ये हार्प रिसर्च इंस्टीट्यूट का सैटेलाइट है। ये हार्प नाज़रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि अमेरिकी फ़ज़ाइया, अमेरिकी बहरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और ड्रापा, ये एक और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये चारों मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम हार्प है, इसको ये फंड करते हैं नाज़रीन। तो अब आप ये देखें कि इस पाकिस्तान में जो अजाब आया है, यानी मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था, जिसमें 65% हिस्सा बह गया पाकिस्तान की सरजमीन का इस वक्त पानी के अंदर। और कहा जा रहा है कि अभी मॉनसून का एक और दौर आएगा, एक और स्पेल आएगा। मुझे एक बात बताइए, आपने जिंदगी में कभी सुना है कि सितंबर में मॉनसून हो? जून जुलाई में मॉनसून होता है। मतलब मैंने सारी जिंदगी हमेशा, हमारे बड़े हमें बताते हैं, हमने जून और जुलाई में मॉनसून की बारिशें देखी हैं। इस दफा क्या हुआ आपने नोट नहीं किया? अगस्त में और सितंबर शुरू हो गया है और बारिशें हो रही हैं। मतलब ये कौन सा मॉनसून है भाई जो सितंबर में लग रहा है? और अभी कहा जा रहा है कि अभी 10-12 दिनों के बाद एक और स्पेल आएगा, यानी सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में भी मॉनसून की बारिशें हो रही होंगी। तो ये क्या है? ये नेचुरल नहीं है, ये सब इंजीनियर्ड है। ऐसा मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सब इंजीनियर्ड। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और इस ये जो बात की जा रही है हार्प की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये यलगार की गई, इस पर अगर आप मजीद अपडेट्स चाहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर जब नई अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और पेज को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, निगहबान।